देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमूर और मैं हूं लाहौर से खुरम मलिक। नाज़रीन, आज की जो दास्तान है वो कुछ मुख्तलिफ है। शेराकोट के थाने में मौजूद हैं और शेराकोट के इलाके में चंद रोज़ कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक हकीकी बेटी अपने हकीकी वालिद को शूटर्स की मदद से जो है वो कत्ल करवा देती है। शूटर्स को किस तरीके से जो है वो हायर किया जाता है और बेटी किस तरह शूटर्स तक पहुंचती है, और यकीनन उन वालिदैन से भी बात करेंगे जो समझते हैं कि बेटी जो है वो एक घर की नेमत होती है और तमाम अफराद की कोशिश होती है कि बेटी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करें, क्योंकि बेटी जो है वो पराए घर की होती है। तो आज उन वालिदैन से भी बात करेंगे जिस वालिदैन के इस वक़ूए के बाद जो है वो यकीनन उनका इस रिश्ते से भी जो है वो दिल उठ चुका होगा, और उन लोगों से बात करेंगे, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से बात करेंगे, सीनियर तज्ज़िया निगारों से बात करेंगे, और साथ ही साथ आम आवाम से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इस केस के मुतालिक, और यकीनन ये केस किस तरीके से जो है वो सॉल्व किया गया। आज के इस प्रोग्राम में तफसीलन आपको दिखाएँगे। चलते हैं अगली जानिब और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है वो शूटर्स को हायर किया गया। वो बदकिस्मत बेटी जिसने अपने बाप को शूटर्स की मदद से जो है वो कत्ल करवाया है, और उस वाक़े के मुद्दई मुकदमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं करामत साहब, जिनके भाई रहमत को उन्हीं की ये बेटी ने जो है वो कत्ल करवा दी है। यानी करामत साहब की भतीजी ने अपने इस हकीकी वालिद को जो है वो शूटर्स की मदद से कत्ल करवाया है। ये किस दिन का वाक़या है और कत्ल करवाने की बुनियादी वजह क्या है, तमाम तर चीज़ें जानते हैं करामत साहब से। करामत साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। यकीनन जिस तरह इंसान अपने लाड प्यार से अपनी बेटी, अपनी औलाद को पालता है, और उसी औलाद ने शूटर्स भेजकर अपने वालिद को कत्ल करवा दिया। ये किस दिन वाक़या पेश आया था और अब तक की क्या पेशरफ्त हैं, और आपके भाई क्या वाकई हकीकी वालिद थे, ये हकीकी बेटी नहीं कत्ल करवाया? जी, हकीकी बेटी ने कत्ल करवाया है। और खालिद जो है ना, जिन्होंने जुर्म कबूल किया है, वो साल डेढ़ साल पहले सिम डेटा से पुलिस वालों की मदद से हमें पता चला है। पहले हमें भी नहीं पता था। साल पहले खालिद ने रिश्ता लेके हमारे भाई के घर, रहमत अली के घर आया था। तो उन्होंने रिश्ता मांगा तो मेरे भाई ने रिश्ते से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पहले भी शादीशुदा हैं, कि हमारे ख़ानदान में अपने ख़ानदान से रिश्ता करते हैं, बैर वाले ख़ानदान से रिश्ता नहीं करते। तो लिहाजा मेहरबानी करें कि ये बात आइंदा तो मत लेके आएंगे हमारे घर में। तो मेरी भतीजी के साथ खालिद का रब्ता था घर के अफरादों से चोरी, क्योंकि जो माँ बाप और बहन भाइयों से, चाचे तायों से जो भी है ना रब्ता करती थी, वो चोरी करती थी। घर वालों को किसी को भी नहीं पता था। तो पता तब चला कि जब हमारे भाई को कत्ल कर दिया, कि पुलिस वालों की मदद से उन्होंने कॉलें ट्रेस की, फ़ोन ट्रेस किए। तो फ़ोन ट्रेस की मदद से हमें भी पुलिस वाले बता रहे हैं, पंजाब पुलिस वाले बता रहे हैं कि राय जो है महवश की भी साथ है, शूटर से भी बात हुई है महवश की। और दूसरा 6 तारीख से या 10 तारीख से जो जब ये वक़ूआ हुआ है, 6 तारीख से शूटर से भी बात हुई है महवश की, और एक खालिद साहब ने करवाई है, शूटर से महवश की भी बात करवाई है। तो इतना बेरहमी से मारा है, और खालिद भी मौके पे मौजूद है, पुलिस वालों के ये भी बयान है। तो जब ये कत्ल हुआ था आप कहाँ थे, महविश कहाँ थी जो इनकी बेटी है, तो आपको किसने जो है वो इन्फॉर्म किया? क्या महविश नहीं बताया था कि वालिद साहब को कत्ल कर दिया गया है? नहीं, महवश ने नहीं बताया। महवश अपने घर में थी। मैं बुलंदशहर टाउन के करीब नाज टाउन बाठे में रहता हूँ, उधर किराए में रहता हूँ, मेहनत मजदूरी अपनी करता हूँ। तो मेरे रिश्तेदारों ने हमें फ़ोन किया है कि चाचू जो है उनको कत्ल करके कुछ चला गया टी के ऊपर। वो दूध लेके शहर आ रहा था कि उनको कोई कत्ल गोली मार के चला गया। तो फिर आपकी जो भाई हैं जो कत्ल हुए हैं, मकतूल की एहलिया ज़िंदा हैं, जो महविश की वालदा हैं वो ज़िंदा हैं? जी, ज़िंदा है। वो क्यों नहीं मुद्दई बनी? महविश की वालदा क्यों नहीं मुद्दई बनी? उनका आईडी कार्ड वगैरह नहीं है, इसीलिए। हाँ, तो अब मुझे ये बताइएगा, क्या महविश आप लोगों से माफ़ी मांग रही है और उसने इकरार जुर्म कर लिया, इकबाल जुर्म कर लिया है?
इकबाल जुर्म तो वो कर रही है कि उन्होंने खालिद से मनवाया है कि खालिद पहले नहीं माना था कि पुलिस वालों ने तफ्तीश की थी, तो महवश ने आके बोला था कि आपने हमें ये बोला था कि मैं आपके बाप का बंदोबस्त कर चुका हूँ, हाँ, तो आप मानते क्यों नहीं, आप भी मान जाएं। तो फिर जो शूटर्स हैं वो खालिद ने हायर किए हैं। हाँ जी, वो खालिद ने हायर किए हैं। पैसे किसने दिए हैं? पैसे महविश ने? पैसे खालिद ने दिए हैं। खालिद ने हायर किए हैं और खालिद ने ही पैसे दिए। हाँ जी, वो उन्होंने ही दिए हैं। तो महविश और खालिद की कितनी उम्र का फ़र्क है? नहीं, बहुत ज़्यादा उम्र का फ़र्क है खालिद का और महविश का, बहुत ज़्यादा उम्र का ही है। महविश की उम्र कितनी है? महविश की उम्र तकरीबन 20-21 साल हो गई। और खालिद की? खालिद की तो मेरे हिसाब से 50 के करीब होगा या 50 से ऊपर होगा। खालिद जो है वो शादीशुदा है? पहले शादीशुदा है। पहले शादीशुदा है। तो ये किस तरह महविश से इसका रिलेशन बना? तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम इधर रहते ही नहीं, तो इसका रिलेशन कब हुआ, कैसे हुआ, घर वालों को भी नहीं पता। आप कह रहे हैं कि वालिद को खालिद ने अपना रिश्ता भिजवाया था महविश के लिए, वालिद ने जो है वो मना कर दिया था, तो आप लोगों को किस तरह जो है वो नहीं पता था? आप लोगों को तो जाहिर है अगर रिश्ता भेजा है तो पता होना चाहिए कि वो मेरी भाभी ने बताया था कि पंजाब पुलिस वालों को ये बयान दिए हैं कि साल पहले इन्होंने पूछा था कि किसी ने रिश्ता मांगा हो तेरी बेटी का। साफ जाहिर है कि उन्होंने कोई लोकेशन तो निकालनी थी ना, तो उन्होंने पूछा, तो मेरी भाभी ने जो मेरे रहमत की बीवी है उन्होंने ये पुलिस वालों से बयान दिया कि खालिद ने साल पहले रिश्ता मेरे घर भेजा, मैं और मेरा मियाँ दोनों थे, उनसे पता चला हमें। दही मुकदमा हमारे साथ मौजूद थे जिनकी आपने बात सुनी और यकीनन बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और ये वाक़या कोई हमने पहली दफ़ा ही रिपोर्ट किया है कि हकीकी बेटी, सौतेली बेटी के मुतल्लिक या बेटे के मुतल्लिक तो बहुत सी खबरें जो हैं वो हमने सुनी हैं और ख़बरें दी भी हैं, लेकिन ये हकीकी बेटी ने अपने जो हकीकी वालिद को जो है वो बेदर्दी से कत्ल करवाया। और सबसे अहम बात यह है कि आजकल शूटर्स की मदद से जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। खालिद भी साथ मुलव्वस था और शूटर्स भी थे। कितने फायर मारे गए थे? 2 फायर मारे थे, और एक खालिद ने भी फायर मारा था और एक शूटर ने भी मारा था। मौके पे मौजूद था जब शूट किया, और CID भी पीछे से खालिद दे के आ रहा था शूटर को। क्या इंसाफ की अपील किससे करते हैं? क्या समझते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि मरीम नवाज से और पंजाब पुलिस वालों से भी हमें इंसाफ मिले। जैसे ज़्यादती हमारे साथ हुई है, जैसे हमारे भाई को बेगुनाह शूट किया गया, वैसे ही इनके साथ होना चाहिए। बिल्कुल जी, इनकी अपील भी है वज़ीर पंजाब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी, और यकीनन तमाम कानून रखने वाले अदारे जो हैं वो इस हवाले से संजीदगी से जो है वो इंसाफ जो है वो फ्राहम कर रहे हैं। और ये अफसोसनाक वाक़या पहली दफ़ा जो है वो हिस्ट्री में हमने देखा है कि एक बेटी ने अपने हकीकी वालिद को जो शूटर्स की मदद से जो है वो कत्ल करवा दिया है। ये शेराकोट का इलाका है जहाँ पर ये इंसिडेंट पेश आया था। यकीनन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और पुलिस के आला अफसरान से भी बात करेंगे कि ये वाक़या जो है वो किस तरह पेश आया था और किस तरीके से जो है वो पुलिस ने इस वाक़े को ट्रेस किया। आपका क्या ताल्लुक़ था महविश के साथ, और जो रहमत कत्ल हुआ है उस मामू से? आपका मामू से कैसा था? रहमत मोहब्बत वाला इंसान? बहुत मुहब्बत वाला सी। हाँ जी, बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करता ही, हर किसी नाल प्यार मुहब्बत रखता है। इहदे नाल साडा कोई तल्लक नहीं सी, ना कोई आन जान सी। वैसे ही बस इन्हां दा कोई गलबात बन गई ते ये आन जान लग पिया, बारों बार ही फोन ही करता सी, घर नहीं सी आंदा। की बात कर रहे हैं अफसोसनाक वाक़े के मुतालिक जो शेराकोट के इलाके में पेश आया है, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शेराकोट अब्दाल साहब। अब्दाल साहब, अपनी नौयत का ये अनोखा वाक़या है, हकीकी वालिद को उसकी बेटी ने जो है वो कत्ल करवा दिया और वो भी शूटर्स की मदद से। ये किस दिन का वक़ुआ है और तमाम तहकीकात जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ी और अब मुलज़म भी गिरफ़्तार हो चुके हैं? तमाम तफसीलात बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये 10/8 जो है 2026 का वक़ूआ है। तकरीबन 7:05 पे हमें 1 कॉल मौसूल होती है कि ऐसे जो है ना एक बंदा दोधी है, उसका जो है ना वो मर्डर कर दिया गया है, और दरिया रावी के ऊपर जो है दरिया रावी के जो टी बनती है वहाँ पे उसका जो है ना वो कत्ल कर दिया गया।
तो इनिशियली हम जब 1 कॉल मसूल होती है हम टीमें जो है ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन और साथ दीगर टीमें जो हमारी मूव होती हैं वहाँ पे जाके क्राइम सीन को जो है वो हमने गार्डन किया, चेक किया, तो वाकई इसी तरीके से कि 2 फायर जो है वो एक दोधी के सर पे मार के उसको कत्ल कर दिया गया। तो हमने इसकी डिफरेंट एंगल से है जो उसकी तफ्तीश शुरू की। उसके अंदर हमारे पास 3-4 मफरूज़े कायम हुए कि इसने किसी के पैसे देने थे पुराने, और एक जगह जो इसने ख़रीदी उसके पैसे देने थे। दूसरा एंगल था कि जो है इसके घर से कोई बात हो, जो इसका कोई इशू हो। तो हमें उस दौरान ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि इसकी बेटी का रिश्ता किसी बंदे ने मांगा था और वो इसने रिश्ते से इनकारी कर दी थी। तो उन चीज़ों को सबको हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने जो शूटर्स जो आए थे, जो क्राइम सीन पे जो कत्ल करके फ़रार हुए थे, हमने उनकी जो है वो मूवमेंट उसको जो है वो थ्रू कैमरा जो है वो चेक करना शुरू किया। तो इनिशली वो वहाँ से बंद के साथ साथ जो है ना वो उन्होंने जो शेरा कोट जो बंद का है इलाका, वहाँ पे जो रिंग रोड के साथ साथ उन्होंने अपनी मूवमेंट जो है ना वो स्टार्ट की। और वो कत्ल करने के बाद वो वहाँ से सगियाँ से वो है फूलों वाली मंडी, वहाँ से बुर्ज अटारी, वो इसी तरीके से वो मूव करते रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो है सस्पेक्ट जो हैं उनको जो है वो इंटरोगेशन के अंदर शामिल किया। उसमें हमने खालिद नामी जो शख्स था उसको भी शामिल तफ्तीश किया कि उसने आज से तकरीबन साल पहले उसकी बेटी का रिश्ता मांगा था। तो तफ्तीश हमने की, लेकिन ये उस मीनवाइल हमने उसको जियो फेंसिंग वाला डाटा वो भी हमने पिक करवाया, वो भी वहाँ से उठाई कि मोबाइल फ़ोन डाटा से जो है ना वो हमें हेल्प हो। तो मोबाइल फ़ोन डाटा से जो है वो इसका जो है खालिद का नंबर क्राइम सीन पे भी मौजूद आया। तो वहाँ से हमें कुछ शक हुआ। मीनवाइल फिर हमने जब इसके डाटे को मज़ीद एनालाइज़ किया तो वहाँ से हमें इसकी जो बेटी है जिसका इसके साथ रब्ता था उसका एक नंबर जो है वो हमें मौसूल हुआ, वो हमने देखा। तो उसको जब हमने फर्दर चेक किया तो वो रहमत के ही घर से ऑपरेट होता था नंबर, ठीक है। तो हमें फिर आइडिया हो गया कि ये जो एंगल है, एक एंगल हमारा जो है जो 4 मफरूज़े हमने कायम किए तो उसमें से एक मफरूज़ा हमारा वो चल सकता है आगे। उसको फिर हमने मज़ीद परखा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना इस केस को ब्रेक कर सके। अब्दाल भाई मुझे ये बताइएगा, शूटर्स किस तरह हायर किए गए थे और शूटर्स को कितने पैसे जो है वो दिए गए थे, और जो शूटर्स आप लोगों ने गिरफ़्तार किए हैं क्या ये रिकॉर्ड याफ्ता भी थे? बिल्कुल, जो शूटर्स थे ये तकरीबन इनका 6-8 का प्लान बना, 6-8-26 को मैविश का, और जो खालिद है और उसके साथ जो उसका तीसरा इनका साथी है साथ मुस्तफ़ा नामी बंदा जिसको बेसिकली पैसे गए हैं। तो इनका ये 6 तारीख को प्लान बन गया। 6 तारीख को इन तीनों लोगों ने आपस में कम्युनिकेशन की, जिसके जो है वो उस टाइम में इन्होंने 2 लाख रुपया जो है वो शूटर को दिया। मुस्तफ़ा नामी बंदे को 2 लाख रुपया उन्होंने दे दिया। उसके बाद जो है वो फिर बकाया पैसे जो थे वो तकरीबन 5-7 दिन के अंदर इन्होंने इसको क्लियर करना था। केस को क्लियर करने के बाद इन्होंने वो पैसे उसको देने थे, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो इस चीज़ से पहले ही केस को ब्रेक कर दिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, 5 लाख में इनकी डील हुई, इब्तदाई तौर पे शूटर्स को कितने पैसे जो है वो दिए गए थे? और अब अब्दाल साहब, एक इंसान की जान की कीमत सिर्फ चंद लाख रुपए हो गई है, ये किस तरह इसको रोका जा सकता है? शूटर्स बेलगाम हैं। बिल्कुल इसी तरह है कि एक इंसान की कीमत तो जो है वो है ही कोई नहीं है, उसकी कोई भी कीमत नहीं है। लेकिन इन्होंने 5 लाख के अंदर जो है ना इस केस को जो है इस बंदे की डेथ को जो है ना वो फ़ाइनल किया कि हम 5 लाख रुपए आपको देंगे, आप इस बंदे को रास्ते से हटा दें। उन्होंने फिर वो सारी प्लानिंग करके और इसको 5 लाख रुपए के ऊपर जो है ना वो ये प्लान तैयार किया कि हम ये सुबह के टाइम पे दूध लेने के लिए निकलता है तो हम इसको सुबह दरिया के ऊपर जो है ना वो फायर मार के इसको कत्ल कर देंगे और इजीली जो है ना वहाँ से स्केप हो जाएंगे, कोई किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये इन्होंने इस तरीके से इसको प्लान को सरंजाम दिया। अच्छा, ये शूटर का रिकॉर्ड है कोई पहले पुलिस के पास कि इसने कोई 13वीं-5 या लाइक इस तरह के किसी मुकदमे में इसका CRO हो? नहीं, इसका CRO तो नहीं निकला, जो हमने चेक किया उसके मुताबिक इसका CRO नहीं निकला कोई नहीं। क्या वजह है, आप समझते हैं कि बुनियादी वजह क्या है, क्यों शूटर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा होते चले जा रहे हैं? क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने के बावजूद ये इतनी दिलेरी से किसी की दहलीज पर जाकर बासानी जो है वो कत्ल कर रहे हैं? बस चूँकि ये इसका दोस्त था और उसने अपने दोस्त को जो है वो उसने हायर किया और दोस्त ने मैविश से और खालिद से रब्ता करके इस काम को सरअंजाम दे दिया।
अब्दाल साहब, अब ये बताइएगा प्रोसिक्यूशन कहाँ तक पहुँची है और कितनी सख्त सज़ा जो है वो इन मुलजमान को मिलेगी, और क्या शूटर्स के मज़ीद भी लोगों के साथ राब्ते जो है उसको भी चेक किया जा रहा है? बिल्कुल, इनके मोबाइल फ़ोन डाटा पे काम किया जा रहा है। मुस्तफ़ा के और जो उसका साथी था मुबशर, उनके मोबाइल डाटा पे काम कर रहे हैं हम। और जो खालिद है और जो महविश है वो हमारे पास ज़ेर हिरासत हैं और रिमांड पे जिस्मानी है। इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ मुकम्मल चालान मुरतब किया जाएगा ताकि इनको मैक्सिमम सज़ा हो सके। जी बिल्कुल, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अब्दाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अब प्रोग्राम में सीनियर तज्ज़िया निगार से भी बात करेंगे और जानेंगे कि शूटर्स बनने की बुनियादी वजह क्या है। शूटर्स बेलगाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सीसीडी मार्ज़े वजूद में है और सीसीडी मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुतअद्दिद शूटर्स को जो है वो पार कर चुकी है। यकीनन जो तज्ज़िया निगार हैं उनसे इस हवाले से जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर फराज निज़ाम साहब। फराज साहब, शेराकोट के इलाके में हकीकी बेटी ने हकीकी वालिद को जो है वो कत्ल करवा दिया है शूटर्स की मदद से। शूटर्स बेलगाम हो चुके हैं और शूटर्स की मदद से अब इतना आसान हो चुका है किसी को भी कत्ल करवाना। तो क्या समझते हैं बुनियादी वजह क्या है, शूटर्स क्यों इतने बेलगाम हो रहे हैं? क्या किसी की सपोर्ट है शूटर्स को कि कोई बेरोज़गारी है? देखिए खुरम साहब, शूटर्स अभी इन दौरान अगर आप देखें केसेस को मद्देनज़र रखते हुए, तो सिर्फ शूटर्स आजकल सरगर्म दिखाई नहीं दे रहे। शूटर्स तो बड़े सालों से, महीनों से हम देखते हैं बड़े एक्टिव हैं, और कोई अगर चाहता है किसी को कत्ल करवाना तो वो शूटर ज़ाहिर करता है और वो कत्ल करवाता है। अब देखिए इस केस में भी जहाँ मकतूल रहमत अली, जिनका दूध का काम है, जानवरों का काम है, मवेशी का काम करते हैं, तो वो अपने घर से निकले हैं दूध लेके और उन्होंने कहीं दूध डिलीवर करना था। तो इसी रास्ते के दौरान जिस बंदे ने शूटर हायर किए वो राब्ते में था, वो उनको लोकेशन बता रहा था कि अब मकतूल किस रास्ते से गुज़र रहा है, कहाँ जाकर इसको शूट करना है। अब दो मोटरसाइकिल सवार हैं, उस पर शूटर्स आते हैं, एक मोटरसाइकिल पे दो शूटर्स आते हैं, वो आकर मकतूल को टारगेट करते हैं। अब ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। पुलिस को ये था कि ब्लाइंड मर्डर है और शायद इनका लेन देन का कुछ तनाज़ा था, किसी से इन्होंने पैसे लेने थे या देने थे, वो ना हो। अब जब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि मकतूल की अपनी बेटी, यानी मकतूल के 11 बच्चे हैं, बड़ी बेटी शादीशुदा है, उसके बाद ये महविश जो है मुलजिमा, ये घर में बड़ी थी। उसकी दोस्ती होती है खालिद नामी शख्स से, और जब खालिद रिश्ता भेजता है तो इनकारी होते हैं, घर वाले नहीं करना चाहते होते हैं। फिर खालिद इसको लूप में लेता है और ये कहता है कि तुम्हारे बाप का बंदोबस्त कर लेते हैं। खालिद इसकी मदद से, यानी कि महविश जो है मकतूल की बेटी, वो इसमें बराबर की शरीक है। उसको एक दिन पहले शूटर से बात करवाई जाती है और इससे पूछा जाता है कि अब तुम्हारे वालिद को ख़त्म कर दें, यानी कि मार दें। वो कहती है हाँ मार दो। जब शूटर्स मारते हैं उसके बाद देखें जब पुलिस पहुंचती है शूटर्स तक तो पता लगता है कि 5 लाख रुपए देने थे, 2 लाख एडवांस दे दिया हुआ, 3 लाख बाद में देने थे। और ये भी हमारे ज़राए बताते हैं कि 3 लाख की जो रकम थी वो महविश ने कहा था कि 3 लाख मैं अदा करूँगी, और इनके तो वालिद के पास इतने वसाइल ही नहीं थे, इतने पैसा ही नहीं था, सरमाया ही नहीं था, तो उसने 3 लाख रुपए कहाँ से अदा करने थे। 2 लाख महविश का जो आशना है, 2 लाख उसने अदा किए, शूटर्स को एडवांस दिया, 3 लाख बाद में देना था। अब देखें कि शूटर्स का आपने जिस तरह पूछा था कि शूटर्स जो है वो कैसे पैदा हो रहे हैं, यानी कि हम सुनते हैं कि शूटर्स की मदद से कत्ल हो रहे हैं, तो ये आसान एक टारगेट होता है ना। एक बंदे को ये कहा गया कि तुम्हें मैं 5 लाख रुपए दूंगा, तुमने बंदा मानना है, तो उसको तो पता है कि बैठे बिठाए 5 लाख रुपए की रकम आ रही है। अब आप देखें कि एक बंदा है जिसका कोई स्टेटस नहीं है, कोई फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई इससे कोई ऐसी बड़ी लालच नहीं है मुल्ज़िमान को, लेकिन उन्होंने 5 लाख रुपए की सुपारी दी। शूटर्स को कहा कि 5 लाख में इस बंदे को मारना है। अभी आप देखें कि सीसीडी ने इतना क्रैक डाउन किया है शूटर्स को पकड़ने में कि ये शूटर्स के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन कर रहे हैं और पुलिस मुकाबले इतने ज़्यादा हुए हैं, तो उसके बाद शूटर्स ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। आपको याद होगा हालिया दिनों में भी एक लीकी रहनुमा पर जो है वो टारगेट करवाया गया, शूटर्स की मदद से कत्ल करवाया गया। फिर सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के, उन पर जो है वो शूटर्स की मदद से जो है वो अटैक करवाया गया। एक सहाफ़ी हैं, उन्हें शूटर्स की मदद से जो है वो
कत्ल करवाया गया, सहाफ़ी के बेटे को शूटर्स की मदद से जो है वो कत्ल करवाया गया। क्या शूटर्स मिलना इतना आसान है? सीसीडी एक्टिव है, पंजाब पुलिस के तमाम जो विंग्स हैं वो एक्टिव हैं, उसके बावजूद शूटर्स दिन ब दिन जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं बुनियादी वजह? एक तो चलें बेरोज़गारी, आपने बताया कि बेरोज़गारी है, क्या बेरोज़गारी के साथ खौफ ख़त्म हो जाता है? देखिए, जिसने मानना है, जिसको पैसों का लालच है, उसको कहाँ खौफ रहना है। अब इस केस में भी ऐसा ही था, शूटर्स को था कि हम कहाँ पकड़े जाएंगे, मुल्ज़िमान को ये था कि हम नहीं पकड़े जाएंगे, और उन्होंने 4-5 दिन बड़ा स्मार्ट प्ले किया पुलिस के साथ भी। बिल्कुल उन्होंने फ़ील ही नहीं होने दिया कि हमने शूटर्स हायर किए हैं और हमने मरवाया। अब आप देखें ना कि अभी जो शूटर मेन है इस केस में, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया, उसके नंबर वगैरह बंद हैं, ठीक है, उसकी लोकेशन ये भी पुलिस को ट्रेस हो रही है। तो वो उसको पता था कि मैंने मानना है, मैंने पैसे ले लिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे पीछे टीमें लगेंगी तो सही ना, मुझे तलाश किया जाएगा। तो अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। बेटी ने शूटर्स की मदद से वालिद को कत्ल करवाया है। अगर मुतासरा ख़ानदान माफ़ी दे देता अपनी भतीजी को, जो चचा उनके मुद्दई हैं मुकदमे के, तो क्या आप समझते हैं कि पुलिस को अपनी मदीयत में भी कोई मुकदमा दर्ज करना चाहिए? स्टेट को इस हवाले से अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है? ऐसे बिल्कुल, चूँकि इस तरह के केसेस में होता है ऐसे ही है, वो 2 दिन बाद हो, 2 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, घर वालों के दिल में कहीं ना कहीं नरमी पैदा हो जाती है। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो जाहिर सी बात है घर वाले कहते हैं, और उनकी कोशिश है कि अगर उनकी भी यानी कि मकतूल की बेटी इसमें मुलव्वस है पाई गई है तो उसको सज़ा मिले लाजमी। हमारे साथ मौजूद हैं मिस रिदा नूर, जो माहिर कानून हैं। मैडम, मुझे बताइएगा, ये अफसोसनाक वाक़या शेराकोट के इलाके में पेश आया कि एक हकीकी बेटी ने अपने वालिद को कत्ल कर दिया, और वो भी शूटर्स की मदद से। मैडम, बहुत आसानी से अब शूटर्स जो है वो मिलना शुरू हो चुके हैं, और इस केस की प्रोसिक्यूशन के हवाले से बताइएगा, अगर मुद्दई माफ़ कर देता है तो क्या स्टेट कोई इख्तियार रखती है कि वो अपनी मदीयत में इनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज करे? क्योंकि ज़ाहिर है हकीकी बेटी है, लेकिन मुद्दई जो है वो जो मकतूल है उसका भाई बना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब भी कोई भी क्रिमिनल केस होता है, स्पेशली जब 302 के मुकदमे जात होते हैं या कोई भी क्रिमिनल केस होता है, तो उसमें मुद्दई बेशक जौन सा है, आपका जो विक्टिम होता है वो सफ़र करता है, और जो उसके हेयर होते हैं या जो गवाह होते हैं वो आई विटनेसेस होते हैं, वो मुद्दई होते हैं। सारे का सारा केस का जो इन्हिसार है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुद्दई और गवाह पे होता है। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक रियासत, आज़ाद रियासत, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बाशिंदे हो, तो जब वो जुर्म होता है ना, विक्टिम और उसकी फैमिली के अगेंस्ट तो होता ही होता है, लेकिन वी नीड टू नो कि वो जो जुर्म हुआ है वो सिर्फ विक्टिम और उसकी फैमिली के अगेंस्ट नहीं हुआ, बल्कि रियासत पाकिस्तान फेडरेशन स्टेट के अगेंस्ट हुआ है। और जब स्टेट के अगेंस्ट केस होता है तो इसमें जो मुद्दई है वो उतनी ही रियासत होती है। तो अगर मुद्दई माफ़ भी कर दें तो रियासत के पास इख्तियार है कि वो माफ़ी हो सकती है, या दियत यानी कि खून बहा दे के माफ़ी हो सकती है, या फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ करके माफ़ी हो सकती है, जो कि वारिसान है। लेकिन इसमें हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब बेटी या कोई भी औलाद जब अपने असेंडेंट या डिसेंडेंट को मारती है तो वो उसके वारिसों में नहीं आती। तो यहाँ पे उस बेटी को निकाल के जो बाकी वारिस बचेंगे वो अगर चाहें तो माफ़ कर दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये केस ख़त्म हो गया या इसकी पैरवी नहीं होगी। इसकी पैरवी रियासत पाकिस्तान करेगी। लास्टली ये बता दीजिएगा कि इस तरह के केसेस में अगर चालान जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग मरतब किया जाए, यानी तफ्तीश का दायरा को मुकम्मल किया जाए और चालान जो है वो अदालत में पेश किया जाए, और फिर इस केसेस में कितनी सज़ा मिलती है? क्या सज़ाए मौत भी दी जा सकती है, उम्र कैद भी दी जा सकती है? जी, मशवरे में सज़ाए मौत हो सकती है, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि सज़ा हो। हाँ जी, इसमें यह है कि अगर हम ट्रायल कोर्ट की बात करें तो बिल्कुल ट्रायल कोर्ट से फांसी होती है, नहीं तो लाइफ तक तो ज़रूर होती है ट्रायल कोर्ट की हद तक। हाई कोर्ट पर जाके बात करें तो बिल्कुल ऐसे केसेस बरी भी हो जाते हैं, या उनको 5 साल 10 साल सज़ा ज़रूर होती है 109 में, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो जहाँ तक अगर 109 के साथ 34 PPC लगी है, कॉमन इंटेंशन अगर शेयर हो रही है, तो फिर आप उतने ही मुलव्वस हो जितना मेन रोल पे कल्प्रिट। बिल्कुल जी, हमारे साथ माहिर कानून मिस रिदा नूर मौजूद थी, जिनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि किस तरह जो है प्रोसिक्यूशन के अमल को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। और यकीनन ये अफसोसनाक वाक़या जो शेराकोट के इलाके में पेश आया कि एक हकीकी बेटी ने शूटर्स की मदद से जो है वो अपने वालिद को कत्ल करवाया। और आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आपको बताएं कि किस तरीके से शूटर जो है वो हायर किया गया था, और शूटर्स क्यों बेलगाम होते चले जा रहे हैं। क्या चंद टकों के लिए इंसान को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है? क्या इंसान की कीमत चंद हज़ार रुपये रह गई है? तो आज के प्रोग्राम में तमाम तफसील आपके सामने रखने की कोशिश की। बहुत से लोगों से
बात की और यकीनन उन फैमिली से, उन लोगों से बात की जो बेटी को अपना माथे का झूमर समझते हैं। और यकीनन हर घर की जो बेटी है वो अपने घर की रहमत बरकत वाली जो है वो बेटी होती है। लेकिन बेटी अगर अपने वालिदैन को कत्ल करवा दे, जिस तरह ये अफसोसनाक वाक़े को हम कवर कर रहे हैं, तो यकीनन इसमें तशवीश की लहर है और हर शख्स जो है वो आबीदा भी है, परेशान भी है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से स्ट्रॉन्ग चलान जो है वो तैयार किया जा रहा है। दूसरी जानिब माहिर कानून की जानिब से बताया जा रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग चलान जो है वो पेश किया जाता है अदालत में, तो प्रोसिक्यूशन जो है वो मज़ीद इसके ख़िलाफ़ जो है वो ज़ाहिर है एक दिया जाएगा, इसको सज़ा दी जाएगी। तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मज़ीद मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे शहर में सबसे हसास मामले की, जिसका शिकार हर शहरी होता दिखाई देता है। ये मामला है शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हों, गाड़ी छीनने या चोरी होने की वारदात हो, मोबाइल फ़ोन छीनना हो। कोई शहरी शायद ही ऐसा हो जो इस वारदात से महफूज दिखाई दे। शहर में वारदात होने के बाद शहरी का जो एक बड़ा इम्तिहान शुरू होता है वो होता है थाने में जाके दरख्वास्त जमा कराना, अपने साथ होने वाली वारदात का मुकदमा दर्ज कराना, या फिर अगर मुकदमा दर्ज हो भी जाए तो फिर तफ्तीश में कोई दिलचस्पी ना लेने की वजह से मुल्ज़िमान तक ना पहुंचना और जो शहरी की लूटी हुई चीज़ होती है उसका बरामद ना होना। इस तमाम मामलात पे हम आज बात करेंगे कराची के शहरियों से, और जो आला अफसरान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि शहरी जो है वो थाने जाने से कतराते हैं और वो अपनी जो चीज़ है उसका मुकदमा दर्ज कराने भी नहीं जाते। तो आज का बोल जमूर खुर्रम गुलजार के साथ आप देखेंगे इस तमाम सारे वाक़े पर कि शहर में शहरी जो है वो क्या कहते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक मुतासरा शहरी मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि इनके साथ क्या वारदात हुई थी और किस तरह से इनको परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हुआ था, फिर क्या चीज़ें रहीं? एक तो वारदात होती है, उसके बाद क्या मुश्किलात आपको सामना फेस करनी पड़ी? असल बात ये कि कराची इतना बड़ा शहर है, तो इस शहर में हम रहते हैं, लेकिन जब भी कोई मामलात होते हैं, जब हम थाने जाते हैं तो थाने में पुलिस का रवैया बिल्कुल फिरौनियत वाला होता है। वो तफ्तीश नहीं करते, बल्कि तफ्तीश से पहले कहते हैं कि भाई आप कितना दोगे, आपका मसला हम हल कर देंगे। तो ये बहुत बुरी बात है कि भाई थाने में तफ्तीश होनी चाहिए और मुलजिम की बात सुननी चाहिए कि वो जो है क्या कहना चाह रहे हैं। अब गरीब जाता है, धक्के खाता है। जी बिल्कुल, पुलिस के साथ जो शहरियों का रवैया है वो किस तरह से होता है। जब शहरी अभी ने किसी भी मसले के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या उनके साथ होता है। कुछ शहरी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका कभी पुलिस से वास्ता पड़ा, कभी किसी भी मामले में, तो कैसा आपको लगा कि पुलिस ने कोई कोऑपरेट किया, या आप थाने जाके ये समझ लगे यार मैं कौन सी परेशानी में मुब्तला हो गया हूँ? भाई, कराची का हाल तो ये है कि किसी भी थाने चले जाओ, किसी भी मामले अगर रोड पे पुलिस वाला मिल जाए ना, तो उसका रवैया ऐसा होता है कि हमारा खादिम नहीं, हमारा सही है। मकसद क्या समझ लो, अच्छा रवैया नहीं है। चंद पुलिस ऐसा भी नहीं है सारे ख़राब होते हैं, चंद अच्छे भी हैं, लेकिन अक्सरियत आबा का आबा बिगड़ा अव्वल तो कराची के नहीं है। वो उनको कराची के मसाइल के बारे में नहीं पता, इलाके के बारे में आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ के गैर मुकामी आके सारे बसे हुए हैं। तो कराची के पुलिस के क्या बात करोगे। अगर पुलिस का निज़ाम अच्छा हो तो ना तो यहाँ मंशियात बिके, ना चोरी, ना स्मगलिंग, ना समझ लो गाड़ियाँ चोरी हो। मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, FIR कटवाने के लिए गया हूँ, सही है, कह रहे हैं यार FIR नहीं कटाओ, थाने में नाम, उसमें नाम आ जाएगा आपका, सही है, गाड़ी का नाम आ जाएगा। आज तक की गाड़ी नहीं मिली है, सिर्फ एंट्री दर्ज कर ली है बस। अमूमन होता इस तरह से है कि अगर किसी शहरी का मोबाइल फ़ोन छिन जाए या चोरी हो जाए, और अगर वो थाने चला जाए कि कंप्लेन दर्ज करा दूँ और रिपोर्ट दर्ज करा दूँ, तो पुलिस की जानिब से कहा जाता है इसका IMI नंबर बताएं, मोबाइल फ़ोन का डब्बा लेकर आएँ, तो उनकी कंप्लेन या उनकी जो दरख्वास्त है वो दर्ज की जाएगी। इन्हीं तमाम सूरत हाल की वजह से
अक्सर और बेशतर शहरी जो हैं वो पुलिस स्टेशन जाने से कतराते हैं कि वो एक तो मुश्किल में आ ही गए हैं डकैती या चोरी की वारदात की वजह से, मज़ीद उनको परेशानी से या वो उनका वक्त ज़ाया ना हो उसकी वजह से वो थाने जाने से कतराते हैं। काफ़ी सारे लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन चंद ही लोग सामने आए जिन्होंने अपना इजहार किया कि पुलिस का किस तरह का रवैया रहता है। तो मज़ीद आगे की जानिब चलते हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कोई पुलिस का अफसर हमें मिले, कोई पुलिस एहलकार भी मिल जाए जो इस बारे में बताए कि वो क्या वजह होती है कि क्यों जो शहरी है वो पुलिस से कतराते हैं बात करने में। आप अपना मसला लेके जाओ, मेरे हिसाब से तो पुलिस आपकी सुनती है अगर आप अपनी जगह सही हो तो। अब ये नहीं कि आप गलत हो आप पहुंच जाओगे, नहीं भाई आप मेरा मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया या गिर गया या छिन गया, बस थाने में जाते हैं तो वो कहते हैं डब्बा लेकर आओ, उसका डब्बा कहाँ से लेकर आऊँ? तो डब्बा तो लाना पड़ेगा ना यार, IMI वगैरह कोई चीज़ तो होगी, या दुकान से आपने लिया है तो उसका बिल होना चाहिए। आपने चोरी किया है ऐसे पता थोड़ी चलेगा। नहीं मेरा छिन गया मोबाइल तो डब्बा होना लाजमी है। वैसे देखा जाए तो बता रहा हूँ, सिम नंबर बता रहा हूँ ना मैं, सिम मेरी ये लगी। मोबाइल अब बेचने भी जाओ तो यार वो ऐसा है कि जो है मोबाइल कोई ख़रीदता ही नहीं है जब तक वो आपका NIC नहीं ले। तो आप भी अगर दुकान से कुछ ले रहे हो तो स्लिप लो या अपनी कोई चीज़ लो, अगर आपको IMI वगैरह और ये PTA के कोड ही नहीं पता आपको तो इसमें आपकी गलती ज़्यादा है ना। पुलिस लिख भी लेगी तो कहाँ से ढूंढेगी? थाने कभी गए हो, थाने में जाके क्या रवैया रहता है पुलिस का? कोऑपरेट करती है पुलिस? पुलिस सबसे पहले जो FIR कटवाने आता है अपने काम के लिए, सबसे पहले उससे मौक़िफ़ से ये बयान किया जाता है कि कहाँ किस वक्त क्या चोरी हुआ। मकसद अपने ही घर वालों को हम खुद चोर समझने लगते हैं, चोर समझने लगते हैं। इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं वो हम लोगों के लिए। कभी गए हैं चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज कराने तो क्या? हाँ, मेरी 0 मीटर बाइक चोरी हुई दस्तगीर में। सही है, फिर मैं उसके लिए गया, मेरे भाई के ऊपर ही केस फायर कर दिया गया था। मतलब कैसे? मतलब ये है कि मैं गया, कहना कि भाई ये कहाँ था, ये पूछने के बजाय कि आपकी गाड़ी कहाँ से चोरी हुई है, क्या हुई है, कुछ भी नहीं। उसके ऊपर उल्टा केस डालने के चक्कर में तो वहाँ से फिर मैंने वापस अपना केस वाइंड अप करवाया और मैं सीधा घर चला गया। मैंने चली गई चीज़, अब क्या कर सकते हैं। चोरी डकैती में पुलिस कैसा रवैया इख्तियार करती है? पुलिस बहुत अच्छी है, खिदमत करती है हमारी अच्छी तरह। अगर हम बजाते खुद अच्छे हो तो पुलिस भी हमारे लिए अच्छी होगी, ठीक है ना। जब तक हमारी गलती नहीं होगी पुलिस भी मतलब कोई ऐसा मतलब कोई एक्शन नहीं लेगी। पुलिस हमारे लिए है, हमारी खिदमत के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ठीक है। किसी के सामने ब्लैकमेल नहीं होना है, कोई भी पुलिस वाला गलत तरीके से। सारी पुलिस गलत नहीं है, चंद कुछ लोग होते हैं जो आपकी बात जब आप जाते हैं थाने या किसी भी मसले में आप पुलिस से रब्ता करते हैं तो आपके साथ कोऑपरेट नहीं होता। कोई इस तरह का सिलसिला है? नहीं, आज तक नहीं रहा है। अक्सर और बेशतर होता है कोई शहरी का मोबाइल फ़ोन छिन जाता है, चोरी हो जाती है, थाने जाते हैं तो पुलिस किस तरह का सवालात करती है? ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बंदा शहरी ये समझता है कि मैंने गलती कर ली थाने में आके, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, शहरी ऐसा ही समझते हैं हम लोग जैसे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। हम थाने आते हैं, सबसे पहले तो ना हमारी कोई सुनवाई होती है ना कुछ होता है, FIR दर्ज नहीं होती, 3-3 दिन 4-4 दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं। पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करती है। ये बताओ कभी पुलिस से कोई वास्ता पड़ा है, कोई चोरी में, डकैती में, किसी भी XYZ किसी काम से आप थाने गए हो तो ऐसा आपको लगा हो कि आप बहुत सही किया आपने थाने आके, या ऐसा फील होता है कि नहीं गलती कर ली यार, या थाने आ गया मैं? थाने आके तो यही लगता है कि गलती कर ली, ना कोई सुनवाई होती है वहाँ पर। सबसे पहले तो बाहर जाओ तो झाड़ दिया जाता है कि भाई बाहर चली जाओ, मतलब कोई काम वाम नहीं है, वो बोलता है बाद में आओ, मतलब यही होता है। थाने से तो कोई बंदा सेटिस्फाई हुआ ही नहीं आज तक। आप ये बताएं, थाने जाते हैं कोई भी काम होता है तो आसानी से हो जाता है, पुलिस कोऑपरेट करती है, या कोई और वजूहात हैं जिसका सामना करना पड़ जाता हो? देखिए, थाने जब जाते हैं तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कोई एक वजूहात नहीं है इसकी। इसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर बैठे होते हैं, 2-2 4-4 घंटे में उनकी सुनवाई नहीं होती है। 2-2 घंटे बहुत सारे लोगों को वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है, वो उसके पास ट्रांसफ़र कर देता है, वो उसके पास ट्रांसफ़र कर देता है। आज के प्रोग्राम में आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी जिसमें मिला जुला रुझान सामने आया। कोई शहरी ये कहता दिखाई दिया कि
कि पुलिस की जानिब से अच्छा रवैया इख्तियार किया जाता है और कोऑपरेट किया जाता है, जबकि मुतादिद शहरी ऐसे भी सामने आए जिनका कहना ये था कि उनका पुलिस के साथ किसी भी वास्ते से ताल्लुक़ जो है वो अच्छा नहीं रहा। यही सूरत हाल है कि शहर में जब भी कोई वारदात होती है तो शहरी जो है कोशिश ये करता है कि उसको पुलिस तक ना जाना पड़े, या फिर वो अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करने के बाद ही थाने की जानिब जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, मुतादिद जगह ये भी देखने में आया कि जब एफ़आईआर दर्ज कर ली जाती है और मुकदमे की तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र होती है तो उस दौरान इन्वेस्टिगेशन का जो अफसर है वो इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, जिसकी वजह से मुतादिद ऐसे केसेस हैं जो सख्त खाने की नज़र हैं और उनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी है। यही कुछ सारी चीज़ें हमने देखी, इस आपको दिखाई इस प्रोग्राम में। तो अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।